दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आप सब हमारे वीडियोस देखते हैं और उनको लाइक करते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं। बड़े लंबे वक्त से हम लोग लगातार फार्म सेटअप में बिजी थे और इस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक की पूरी स्टडी करने में जुटे हुए थे, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसकी लिखी हुई किताबें हैं जिनके ऊपर हम पढ़ाई करते हैं। आप हमसे सवाल पूछते हैं तो हम तुरंत उसका आंसर दे देते हैं, और ना ही हम पहले से कोई ट्रेंड हाइड्रोपोनिक ग्रोवर या ट्रेंड हाइड्रोपोनिक फार्मर है। हमने जो कुछ भी सीखा है खुद की प्रैक्टिस और खुद की वर्किंग से सीखा है, तो उसमें समय लगता है, वक्त लगता है। तो अब हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहां पर आप लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने की हम रेगुलर कोशिश करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार हम कुछ सवालों को सिलेक्ट करें और उनसे उनके आंसर दें, ताकि आप लोगों के लिए भी हाइड्रोपोनिक्स मेथड थोड़ा इजी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल अमोल जी ने प्रश्न किया है कि क्या छत के ऊपर अगर मेटल शेड कवर्ड है और डायरेक्ट सनलाइट वहां पर नहीं आती है, तो क्या ऐसी कंडीशन में पौधे ग्रो किए जा सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि पहले तो आपको पौधों की रिक्वायरमेंट समझनी होगी। आपने फोटोसिंथेसिस का नाम सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण, जहां पर पौधे सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना फूड का प्रोडक्शन करते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि पौधों की ग्रोथ के लिए सूरज की रोशनी आवश्यक है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ओपन सनलाइट का या ओपन टेरेस का अगर प्रोविजन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इमेज जैसा हमने दिखाया हुआ है इस तरीके से अपने पौधों के ऊपर कुछ ट्यूबलाइट्स इंस्टॉल कर दीजिए। ये वही सिंपल ट्यूबलाइट्स हैं जो हमारे आपके घर में लगी होती हैं, सूर्या फिलिप्स वगैरह की 18 वॉट की ट्यूबलाइट्स। तो 3 से 4 ट्यूबलाइट लगा करके उनके नीचे आप प्लांट्स लगाइए और इसको मेटल शेड वाले छत के नीचे रख दीजिए। तो थोड़ी रोशनी उसको एनवायरनमेंट से मिल जाएगी, थोड़ी रोशनी बल्ब से मिल जाएगी, जिसके जरिए आपके प्लांट ग्रो हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इन्होंने बोला है कि सर हाइड्रोपोनिक्स में कितने टाइप की फसल ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि हम हाइड्रोपोनिक्स में कुछ भी उगा सकते हैं। आलू, टमाटर, प्याज, खीरा, ककड़ी, बैगन, मूली, मिर्च, मसाले, जो कुछ भी हो आप सब कुछ उगा सकते हैं। लेकिन मैटर क्या है, मैटर ये है कि हम किस पर्पज से हाइड्रोपोनिक्स को देख रहे हैं, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने घर में एक किचन गार्डन बनाना चाहते हैं, एक टेरेस गार्डन बनाना चाहते हैं, सिर्फ आप अपने घर के लिए वेजिटेबल्स उगाना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल उगाइए। आप बैगन भी लगाइए, आप लौकी भी लगाइए, आप तुरई भी लगाइए, हर एक सब्जियां लगाइए जो भी आपके घर में खाई जाती हैं। लेकिन जब हम कमर्शियली आते हैं, तो कमर्शियली कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स ही होती हैं जो प्रॉफिटेबल है। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, कुकुम्बर, कलर कैप्सिकम, सिंपल कैप्सिकम, चेरी टमाटो, और कुछ जगहों पे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की भी डिमांड अच्छी खासी होती है। तो ये सब्जियां उगाने में ज्यादा फायदा है। चलिए अगला सवाल पूछा है तबारक चौधरी जी ने, मैं नाम शायद सही ले रहा हूँगा। इन्होंने पूछा है कि सर अगर गर्मी की वजह से किसी किसी एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और अगर वो पिछड़ा इलाका भी है और वहां पर लीफी वेजिटेबल कहीं दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट होकर के नहीं आ पाती है, तो इनका कहना ये है कि पिछड़े इलाके में भी क्या ये लीफी वेजिटेबल ग्रो करके और उसे मंडी में साधारण रेट में बेच करके और प्रॉफिट कमा सकते हैं, या कहीं घाटा तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों ये बड़ा कठिन सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अभी भी हम लोग इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक तकनीक को एक गांव के हिसाब से भी सस्ता कैसे बनाया जाए, ताकि एक आम किसान भी इसमें प्रॉफिट कमा सके। हमारी कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी तक का हमारा जो रिसर्च है, जो वर्किंग है, वो पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। हम बहुत जल्दी इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर आपको एक प्रैक्टिकल किया हुआ अपडेट जरूर देंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा पॉज करता हूं, और थोड़े समय बाद हम इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो और एनालिसिस लेकर के आएंगे आपके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रो बैग में क्या वही न्यूट्रिशन यूज होते हैं जो एनएफटी सिस्टम में। मींस इनका सवाल है कि ग्रो बैग में न्यूट्रिएंट कौन सी यूज होते हैं। तो आंसर यही है कि न्यूट्रिएंट वही होते हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट वही होते हैं जो आप पाइप में यूज करते हैं। ग्रो बैग सिस्टम भी वैसा ही सिस्टम है, सिर्फ इसमें रनिंग वाटर की जगह पे वन वे वाटर होता है। यानी हम ग्रो बैग में पानी डाल देते हैं, रिटर्न वाटर नहीं जाता है न्यूट्रिशन वाला। तो न्यूट्रिशन दोस्तों वही होता है। जनरली आमतौर पर ऐसा होता है कि सपोज अगर आप पत्ते वाली सब्जियां पाइप सिस्टम में लगाते हैं, तो वहां पर 600, 700, 800 टीडीएस अगर आप चलाते हैं, तो ग्रो बैग में वो टीडीएस थोड़ा कम रखा जाता है। मींस कि लगभग 500 या 600 टीडीएस का न्यूट्रिशन भी ग्रो बैग में सफिशिएंट होता है, क्योंकि वहां पर वाटर रनिंग में नहीं होता, स्टिल होता है। ग्रो बैग में लगातार मॉइस्चर मौजूद होता है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है असीम सर ने।
इन्होंने बोला कि प्लीज क्लैरिफाई कीजिए कि जो वाटर सॉल्युबल सिंथेटिक फर्टिलाइजर हम हाइड्रोपोनिक्स में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारी चीजें, इनको हम न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर फार्मिंग होती है उसके मुकाबले ये डिफरेंट कैसे हुआ? क्या हाइड्रोपोनिक्स के वेजिटेबल हेल्दी होती हैं, या कि फिर ये हम लोग प्रचारित करते हैं केवल और केवल कमर्शियल पर्पस से, जबकि इसमें होता कुछ नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर का। चलिए इसको हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले तो इस सेम टॉपिक के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, और इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर ही रहे हैं, तो चलिए आज उसे नए सिरे से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इनका सवाल है कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही है उसमें यूज होने वाले फर्टिलाइजर और हाइड्रोपोनिक्स में जो फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं उनमें अंतर क्या होता है। समझिएगा, जब आप एग्रीकल्चर की स्टडी करेंगे तो वहां पर फर्टिलाइजर के 2 ग्रेड बताए जाते हैं। ग्रेड 1 फर्टिलाइजर जिनमें यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट वगैरह इस तरीके के फर्टिलाइजर यूज होते हैं, और हाइड्रोपोनिक्स में यूज होते हैं सेकेंड ग्रेड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जिनमें कैल्शियम नाइट्रेट, एप्सम सॉल्ट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारी चीजें यूज होती हैं। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो यूरिया है, डीएपी है, आपका सुपर फास्फेट है, ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं अगर हम इनका एक्सेस प्रयोग ना करें। ये सारी चीजें नाइट्रोजन और फास्फोरस के सोर्स हैं, जो मिट्टी में जाकर के बैक्टीरियाज के द्वारा डीकम्पोज करके प्लांट्स को नाइट्रोजन फास्फोरस अवेलेबल कराते हैं। लेकिन किसानों की अज्ञानता की वजह से या नॉलेज में कमी की वजह से उन लोगों ने इन चीजों का बहुत भयंकर मात्रा में प्रयोग करना शुरू किया, जिसकी वजह से इनके रेसिड्यू रह जाते हैं हमारे प्लांट्स में। और दूसरा, जब बारिश होती है तो ये सारा जो फर्टिलाइजर है, केमिकल है, ये पानी के साथ बह करके और नदियों नालों में जाता है, जो कि हमारे एक्वेटिक लाइफ यानी जलीय जीवन को खराब करता है। अब आते हैं बात हाइड्रोपोनिक्स में। तो हाइड्रोपोनिक्स में सेकेंड ग्रेड फर्टिलाइजर यूज होते हैं। आप एग्रीकल्चर की बुक्स में पढ़िएगा या आप अपने आसपास के किसी कृषि वैज्ञानिक से संपर्क करिएगा। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये हमने कुछ लोगों से, कुछ साइंटिस्ट से कंसल्ट करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि जो सेकेंड ग्रेड फर्टिलाइजर होते हैं ये वास्तव में सिंथेटिक केमिकल नहीं है। अगर हम केमिकल बोले तो पानी खुद भी एक केमिकल है, लेकिन क्या हम पानी के बिना जी सकते हैं? नमक भी एक केमिकल है, क्या हम नमक के बिना जी सकते हैं? नहीं, ये ऐसे केमिकल हैं जो हमारा फूड है। इसी प्रकार कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे प्लांट के सॉल्ट होते हैं। ये भी केमिकल है, 100% केमिकल है, लेकिन ये हार्मफुल केमिकल नहीं है। ये ऐसे केमिकल हैं जो प्लांट का फूड होता है। अब जहां पर बारी आती है कि ये ट्रेडिशनल फार्मिंग से डिफरेंट कैसे है, तो हाइड्रोपोनिक्स भी 90% वही फार्मिंग है। सिर्फ यहाँ पर चूंकि इंसेक्ट का अटैक बहुत कम होता है, बीमारियां पौधों में बहुत ज्यादा नहीं आती हैं, इस वजह से हमें जहरीले रसायन जैसे कीटनाशक दवाइयां जो होती हैं, जो कि कंप्लीटली जहर है, इनका प्रयोग नहीं करना होता। इन चीजों की वजह से ये जो प्रोड्यूस निकलता है ये ट्रेडिशनल फार्मिंग के मुकाबले ज्यादा सेफ है। मिट्टी में जब किसान खेती करता है तो मिट्टी में कई तरीके की समस्याएं होती है, नेमाटोड्स लगते हैं, और भी जमीन से जुड़ी हुई, मिट्टी से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिनके लिए अलग जहरीले केमिकल डाले जाते हैं। वो केमिकल्स हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। जैसे घास वगैरह, घास फूस जलाने के लिए जिनको खरपतवार बोला जाता है, तो खरपतवार जलाने के लिए खरपतवार नाशी, जिनको बीडीसाइड बोलते हैं, ये सब जहरीले केमिकल होते हैं। जो घास को जला सकता है वो हमारे पौधों को भी नुकसानदायक होता है हमारे लिए, और जब वो प्लांट के थ्रू हमारी बॉडी में आता है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है ऑब्वियसली। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में वीड्स का कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ नेचुरल सॉल्ट यूज होते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सारे के सारे नेचर में मिलने वाले सॉल्ट है जो पौधों की खुराक है। अब इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि जब हम अपने प्लांट्स को कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं तो इट डजंट मीन कि हम कैल्शियम नाइट्रेट खा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर आप ये सोचते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सेफ होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग सेफ है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या चीज यूज होता है? वहां पर वर्मी कंपोस्ट यूज होती है, यानी केचुए की खाद। वहां पर गोबर की सड़ी गली खाद यूज होती है। तो क्या हम गोबर की सड़ी गली खाद में उगी हुई सब्जियों को खाने का मतलब ये समझें कि क्या हम गोबर की खाद खा रहे हैं या हम वर्मी कंपोस्ट खा रहे हैं? नहीं, ये चीजें मिट्टी में जाती है, डीकम्पोज हो करके प्लांट के फूड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। पौधे इन्हें खा करके अपना बॉडी यानी अपनी पत्तियां डेवलप करते हैं और वो पत्तियां हम खाते हैं।
आपने साइंस में एक सिंपल सा छोटी क्लासेस में ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि दो अलग अलग तरीके के तत्व मिल करके तीसरी चीज बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी इन दोनों से टोटली डिफरेंट हो सकती है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल छोटी क्लास का मुझे याद आ रहा कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन एक जलने में सहायक गैस है, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O यानी पानी बनता है तो वो आग को बुझा देता है, तो उसकी प्रॉपर्टी टोटल डिफरेंट हो गई। इसी प्रकार जब हम पौधों को ये सारे न्यूट्रिएंट यानी कि जो फर्टिलाइजर है जिन्हें सर ने सिंथेटिक केमिकल कहा, तो जब हम ये पानी में घोल करके देते हैं तो प्लांट इन चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, इन्हें कंज्यूम करते हैं और इन्हें उस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं जिस रूप में ये इंसानों के लिए एडिबल होती हैं और हेल्थ के लिए फायदेमंद होती हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स ट्रेडिशनल फार्मिंग के मुकाबले बहुत डिफरेंट है। हाँ, अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग को भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ किया जाए तो वहां पर यूरिया डीएपी जैसी चीजें भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्या शाह सर ने पूछा है कि एक एनएफटी सिस्टम में पर मंथ कितना वेजिटेबल प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसका आंसर ध्यान से समझिएगा। एनएफटी डीएफटी सिस्टम स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स के लिए होती हैं, पत्ते वाली सब्जियों के लिए। आप इसमें पालक लगाइए, आप इसमें लेटस लगाइए, धनिया लगाइए, पॉक चोया लगाइए, इस तरीके की सब्जियां आप इसमें लगाते हैं। तो जब आप बीज लगाते हैं तो बीज लगाने से 45 से 60 दिनों के अंदर टोटल बीज, आज आपने बीज लगाया तो आज से 45 से 60 दिन के अंदर आपको प्रति नेट कप, एक नेट कप से कम 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक का प्रोड्यूस निकलता है। अगर आपने 100 प्लांट का एक एनएफटी सिस्टम लिया हुआ है या बनाया हुआ है तो 100 नेट कप में 100 ग्राम के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो मिनिमम 10 केजी का मंथली प्रोडक्शन होता है। अगर सनलाइट की अवेलेबिलिटी अच्छी है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपने अच्छा किया है, तो ये प्रोडक्शन 200 ग्राम प्रति नेट कप भी जा सकता है। इट मींस मंथली 20 किलो तक का प्रोडक्शन आप एक एनएफटी सिस्टम से ले सकते हैं जिसमें 100 नेट कप्स लगे हों। तो दोस्तों ये कुछ इस वीडियो के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। बहुत जल्द हम और भी क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के बीच में आएंगे, और अगर आपके भी हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो सभी लोगों के लिए जानना जरूरी है, जिनके जवाब कई सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट करें और अगले वीडियो में शामिल करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।